नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? हमारे इंडिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे पुराने किताबों में से एक किताब है, जिसको हम लोग पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे जो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्टोरियन का मतलब हो गया जिनको कि हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता रहता है, जो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री के बारे में खोज करते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियन। अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हिस्टोरियन मतलब कि जो लोग हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो लोग ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं, ऋग्वेदा को लोग कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाउंड आउट अबाउट द रिटन सोर्सेज एज वेल। मतलब जो हिस्टोरियन हो गया, जैसे तरीके से आर्कोलॉजिस्ट आप बोल लो, आर्कोलॉजिस्ट को भी हम हिस्टोरियन ही बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ज़मीन को खोदता है, रिसर्च करता है कि ये किसका हड्डी है, किस प्रकार का पेपर है, किस प्रकार का किताब है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। बताते हैं, मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आर्कोलॉजिस्ट वो इंसान है जो खोजबीन करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे उनको पता चला कि इस ज़मीन को खोदो, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक किताब मिलेगा, इस ज़मीन को खोदो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा जानवर का डेड बॉडी मिलेगा, तो वो लोग खोदने का, रिसर्च करने का जो काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, उस इंसान को कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। अब सवाल है कि सर फिर आर्कोलॉजी किसको कहेंगे? इस प्रैक्टिस को कहते हैं आर्कोलॉजी। मतलब किसी चीज़ के बारे में खोदना, इसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजी। लेकिन जो आदमी खोद रहा है उस आदमी को कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। समझ के बात को? तो ये जो हम लोगों को ऋग्वेदा मिला, ये किसके थ्रू मिला? आर्कोलॉजिस्ट लोगों के थ्रू मिला। उन लोगों ने ज़मीन को खोदा, पता चला कि किताब किसका है, कब का है, तभी हम लोग आज इसके बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो आर्कोलॉजी का मतलब हो गया ज़मीन को खोदना, पता लगाना कब का है, कितना नया है, कितना पुराना है, इसको हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजी। लेकिन जो आदमी कर रहा है उस आदमी को कह देते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट पाए हैं। रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया जो कि लिखा हुआ किताब है, इस प्रकार के उन्होंने पाए हैं जब वो लोग ज़मीन को खोदते थे तब। उसमें से हमारा और कौन था बताओ? 4 गो, वही 4 हमारा वेदा, ऋग्वेदा हो गया। चलिए थोड़ा सा आपको हम याद दिला देते हैं। पहला था ऋग्वेदा, दूसरा समावेदा, तीसरा यजुर्वेदा और चौथा अथर्ववेदा। तो ये जो था हमारा, ये 4 ऐसे ऋग्वेदा हैं जिनको खोजा है हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब वो लोग ज़मीन को खोद रहे थे, रिसर्च कर रहे थे तब। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ ऐसे राइम्स, कुछ ऐसे भक्ति हैं ऋग्वेदा में जो पाए गए हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में है। डायलॉग का मतलब क्या होता है? 2 आदमी के बीच का कॉन्वर्सेशन को हम लोग कहते हैं डायलॉग। मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, उधर से आप जवाब दे रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, इधर से हम जवाब दे रहे हैं, इसको कहते हैं डायलॉग। तो कई बार भक्ति के रूप, मतलब ऋग्वेदा में जो भक्ति मिला है, जो कहानी कविता ये सब मिला है भगवान के ऊपर, वो डायलॉग के फॉर्म में है। मतलब 2 आदमी बात कर रहे हैं भक्ति के फॉर्म में। समझ आ रही है बात? तो ऐसा भी मिला है इसमें। A dialogue between a sage named विश्वामित्र and 2 rivers। इसमें ना डायलॉग है, किसके किसके बीच में है? एक सेज है, मतलब एक साधु है जिसका नाम है विश्वामित्र। याद रखिएगा, ऋग्वेदा में एक साधु के बारे में जिक्र हुआ है, उस साधु का नाम है विश्वामित्र। और ये बात किससे कर रहे हैं? डायलॉग किससे कर रहे हैं? 2 नदी से। और वो 2 नदी कौन है? पहला है बीज और दूसरा है सतलज। दैट वी आर वर्शिप्ड एज गॉडेस, जिसको कि हम लोग आज भगवान की तरह पूजते हैं। अच्छा, क्या हम लोग गंगा नदी को भगवान की तरह नहीं पूजते हैं? बिल्कुल पूजते हैं। उसी तरीके से उस समय पे भी और आज भी बीज और सतलज रिवर को लोग उस समय पे भगवान की तरह पूजा करते थे और आज भी पूजते हैं। तो कई सारे डायलॉग जो मतलब कई सारे जो कहानी कविता ये सब मिला है ऋग्वेदा में, वो डायलॉग के फॉर्म में मिला है। मतलब 2 चीज़ों के बीच में बातचीत चल रहा है, ऐसा मिला है इसमें। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कैटल का मतलब हो गया गाय, बैल, भैंस, ये सब हो गया। हॉर्सेस का मतलब आपको पता है घोड़ा हो गया। और कैरियर का मतलब कौन बता सकता है? बताओ। हाँ, कैरियर का मतलब होता है रथ। जैसे पहले के राजा लोग जो थे ना, 4 व्हीलर BMW ऑडी से नहीं चलते थे, पहले के राजा लोग चलते थे रथ से। समझ रहे बात को? क्योंकि उस समय पे ऑडी ये सब तो था नहीं, तो रथ से चलते थे वो लोग। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत जानवरों के बारे में, घोड़ों के बारे में और रथ के बारे में कि आखिर उस समय का क्या सिस्टम था इन सबको लेकर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है देयर आर मैनी प्रेयर इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रेन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। मतलब ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर, मतलब प्रार्थना पाए गए हैं। किसको लेकर पता है? कैटल को लेकर। सोचो, मतलब गाय को लेकर,
बहुत सारे प्रेयर पाए गए हैं। अच्छा, आज भी हम लोग क्या गाय को भगवान नहीं मानते हैं? बताओ। बिल्कुल गाय माता मानते हैं कि नहीं? उनको रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, मिठा खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, सबसे पहला रोटी हमारे घर का किसको जाता है? गाय को ही जाता है। क्यों जाता है बताओ? क्योंकि हम लोग उनको भगवान मानते हैं, उनको ही भूख लगती है तो हम लोग उनको खिलाते हैं। तो सोचो, गाय को हम लोग आज पूजा कर रहे हैं, ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। उस समय पे भी लोग उनको, गाय को उस समय पे देवता मानते थे। समझ रहे बात को? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऋग वेदा में बहुत सारे प्रेयर, प्रार्थना, कविताएं ऐसे मिले हैं जिसमें कैटल को लेकर भक्ति मिला है, प्रेयर मिला है। सोचो, और चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के लिए भी भक्ति जैसा गाना मिला है, स्पेशली बेटों के लिए। जैसे आज भी यदि किसी के घर में बेटा या फिर बेटी जन्म लेती है तो क्या जन्मदिन के ऊपर उनका क्या बर्थडे वाला गीत नहीं बजता है? हाँ, वो अलग है कि आज थोड़ा सा डीजे उजे के साथ बजता है। उस समय पे डीजे के तौर पे नहीं बजता था, उस समय पे भक्ति के तौर पे बजता था, लेकिन बजता तो आज भी है। बस फॉर्म क्या हो गया है, चेंज हो गया। उस समय पे तालीस के थ्रू बजाया जाता होगा, है कि नहीं? क्लैपिंग करते होंगे लोग। आज डीजे बजता है, साउंड बॉक्स बजता है आज, बस फ़र्क है ये, लेकिन चलता तो उस समय पे भी था। उसी प्रकार से घोड़ा, उस समय पे घोड़ों को लेकर भी प्रेयर बनाए जाते थे, प्रेयर, प्रार्थना। सोचो, मतलब कहने का सिंपल सा है कि हम लोगों ने उस समय से लेकर आज तक जानवरों को भी बहुत ज़्यादा पूजा है, उनको बराबर नज़रिए से देखा। ऐसा नहीं कि जानवर है कुछ भी करा लो, नहीं, ऐसा नहीं। पूजा पाठ हम लोग जानवर का पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. अब देखो होता क्या था उस समय पे, जो घोड़े थे, घोड़े का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते थे? रथ खींचने के लिए। मतलब रथ में घोड़े को लगा दिया और इस पर राजा बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो उस समय पर हम लोग घोड़े का इस्तेमाल ज़्यादातर किस लिए करते थे? रथ में उसको बांधने के लिए। और सबसे बड़ी बात, घोड़े का इस्तेमाल हम लोग उस समय पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी करते थे। ठीक है, तो घोड़े का इस्तेमाल उस समय पे अलग अलग था। रथ में बांध के इस्तेमाल करना हो, लड़ाई लड़ने जाना हो तो घोड़े पे जाते थे, सामान लेके आना हो, जाना हो तो घोड़े पे करते थे। समझ रहे बात को? और उस समय पता है घोड़े का इस्तेमाल किस लिए होता था? हालांकि होता था बहुत चीज़ के लिए था, एक और चीज़ के लिए होता था। घोड़े पे लोग सवार होकर जाते थे दूसरे जगह पे हमला करने के लिए, और हमला करके उसके सारे गाय, बैल, भैंस, बकरी को अपने कब्जे में ले लेते थे। पहले ऐसा चलता था। जैसे आज के ज़माने में लड़ाई पीट किस चीज़ को लेकर होता है बताओ? जमीन को लेकर, पैसा को लेकर, गाड़ी को लेकर, घर को लेकर, ऐसा होता है। उस समय पे लड़ाई पीट होता था पहले जानवर को लेकर, गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सब को लेकर उस समय पे झगड़ा ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय पे हमारे लिए संपत्ति क्या था? यही सब तो था। उस समय पे अपार्टमेंट थोड़ी था, गाड़ी थोड़ी था कि गाड़ी के लिए लड़ेंगे। उस समय पे झगड़ा होता था जानवरों के लिए। तो लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे, लड़ाई पीट करते थे, और जो हार गया उसका सारा गाय, भैंस, ये सब अपना जीत लेते थे। ऐसा होता था पहले समय पे। ठीक है, आगे मतलब एक जानवर पे बैठ के जा रहे हैं दूसरे जानवर को जीतने के लिए, ऐसा चलता था उस समय पे। ठीक है, battles were also fought for land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley. अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस समय पे जमीन को लेकर झगड़ा नहीं चलता होगा? जमीन को लेकर झगड़ा चलता था, लेकिन जमीन को लेकर इसलिए झगड़ा नहीं चलता था कि जमीन हम लेंगे और उसके ऊपर घर बनाएंगे, नहीं। उस समय पे जमीन को लेकर झगड़ा इसलिए होता था ताकि उसके ऊपर हम घास भूसा उगा सके और अपने जानवरों को खिला सके। आज जमीन को लेकर क्या ऐसा झगड़ा होता है? नहीं, आज सीधा बात होता है कि जमीन हड़पेंगे, सबसे पहले घर बनाएंगे, क्योंकि खाली जमीन होगा तो दोबारा कब्जा कर लेगा। समझ रहे बात को? लेकिन उस समय पे जमीन का कब्जा होता था जानवरों के खाने का, अनाज उगाने के लिए। समझ रहे? और ज़्यादातर वो लोग अनाज ऐसा उगाते थे जो जल्दी पक जाए और जल्दी जानवर खा ले, ताकि दोबारा उसके ऊपर खेती किया जा सके। ऐसा पहले होता था। सम बैटल्स वेर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ लड़ाई उस समय पे पानी के लिए भी होता था। सोचो, मतलब मान लीजिए कि कोई तालाब है, उस तालाब के ऊपर किसी राजा का कंट्रोल है, वो तालाब का इस्तेमाल ही करने नहीं देता है, तो लोग क्या करते थे? घोड़े पे बैठ के जाते थे, राजा को मारते थे और पानी पूरा का पूरा तालाब अपने कब्जे में कर लेते थे। इसलिए भी होता था। और कई बार तो लोगों को कब्जा करने के लिए होता था, मेरा पावर बढ़े, मेरे अंदर में लोग काम करें, इसलिए भी लड़ाई होता था उस समय पे। तो कहने का मतलब है कि लड़ाई उस समय भी होता था, लड़ाई आज भी होता है, बस फ़र्क यह है कि उस समय पे लड़ाई किसी और चीज़ के लिए होता था, आज लड़ाई किसी और चीज़ के लिए होता है। अरे तालाब, ऐसा नहीं है कि तालाब पानी का प्रॉब्लम होता है तभी होता है, बिल्कुल नहीं। तालाब आपको वहाँ भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है।
और उस समय पे तो तालाब बहुत ज़्यादा था हमारे इंडिया में। आज तो बहुत सारे तालाब को भर दिया गया, उसके ऊपर रोड बना दिया गया, उसके ऊपर घर बना दिया गया है। उस समय पे तालाब बहुत सारे थे, लेकिन जितने भी थे फिर भी लोग लड़ाई करते थे कि मेरे अंदर में तालाब ज़्यादा आ जाए। समझ रहे बात को? इसलिए लेते थे ताकि उनके जानवरों को पानी का कोई कमी ना हो, खेती बाड़ी करने में पानी का कमी ना हो, इसलिए लेते थे। आगे उसके बाद है मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दीज वॉर्स। अधिकतर लोग इसमें इस लड़ाई पीट में शामिल हो जाते थे, मतलब कि लोग बढ़ चढ़ कर लड़ाई पीट में वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वेयर असेंबलीज वेयर पीपल मेड एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। जैसे देखो आज क्या है, आज इंडिया के पास अपना खुद का आर्मी है, पाकिस्तान के पास अपना खुद का आर्मी है, नेपाल के पास अपना खुद का आर्मी है, मतलब आज हर कंट्री के पास अपना अलग अलग आर्मी है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था कि आर्मी एकदम बिल्कुल होगा ही होगा, नहीं। जब ज़रूरत पड़ता था कि आज लड़ाई करने के लिए चलना है, तब लोग आपस में आके इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज क्या है कि पहले से आर्मी है, एक बार बोलेंगे सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। पहला ऐसा नहीं था, पहला लड़ाई को आप लड़के आए, जीत गए, अब सब अपने अपने घर जाओ, जब दोबारा लड़ना होगा तब दोबारा बुलाएंगे। ऐसे होता था पहले। हाँ, उस समय पे किसी भी आदमी को आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन आज क्या है, एग्ज़ाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, अलग अलग प्रकार का टेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर आज कोई आर्मी में भर्ती होता है। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। समझ रहे बात को? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज नो रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आर्मी हमेशा रहता था, नहीं। लड़ाई करके आए, खत्म हुआ लड़ाई, अब अपना अपना घर जाइए, पैसा लीजिए, घर जाइए, ऐसा होता था पहले, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन हाँ, यह जरूर होता था कि लोग आपस में आके मिलते थे, बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे कि कब लड़ाई करना है, कब क्या करना है, ये सब डिस्कस होता था, ठीक है ना। आगे दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वेयर ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। वो लोग अपना नेता भी चुनते थे, नेता मतलब अपना लीडर भी चुनते थे वो लोग कि हमारा लीडर कौन होगा। और अधिकतर लीडर वही होता था जो बहुत ही बहादुर होता था, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहादुर, एकदम बहुत ताकतवर होता था, उन्हीं को लोग अपना लीडर मानते थे। अच्छा बताओ, कोई भी आदमी अपना लीडर कमज़ोर आदमी को क्यों मानेगा? ऑब्वियस सी बात है, किसको मानेगा? जो आदमी बहुत ज़्यादा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, ताकतवर हो, है ना, बहादुर हो, वो लोग अपने इस तरीके से लोग अपने लीडर को चुनते थे उस समय पे। और अच्छा, क्या लीडर को चुनते हम लोग आज नहीं है क्या? लीडर को हम लोग आज भी चुनते हैं, लेकिन आज बस फ़र्क ये है कि आज हम लोग लीडर को चुनते हैं वोट के थ्रू। उस समय पे वोट के थ्रू नहीं होता था। उस समय पे ये देखा जाता था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, वही हमारा लीडर बनेगा। तो जो चीज़ पहले चलता था वो आज भी चलता है, लेकिन उसका सिस्टम क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया, बहुत बदल गया है, ठीक है। आगे The wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed among the people. अब देखो, कोई राजा है या फिर कोई लीडर है, किसी के ऊपर हमला किया, उसका सारा संपत्ति जीत के आया। अब सवाल है कि सर वो संपत्ति वो करता क्या था? कुछ संपत्ति पुजारी लोगों को देता था, पुजारी मतलब पंडित लोगों को देता था। कुछ संपत्ति जो उनके लिए आर्मी में काम करते हैं उनको दे दिया, और जो कुछ पैसा संपत्ति बचा वो अपने पास रख लिए। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जो संपत्ति जीत के आए वो सारा मेरा ही हो गया, नहीं। वो संपत्ति को आपस में लोगों को बांटते भी थे। किसको बांटते थे? पहला पुजारी को, पंडित लोगों को, दूसरा आर्मी के लोगों को। भैया तुम हमारे लिए लड़े हो, तुम लड़े तो कुछ तो मिलना चाहिए ना तुमको। तो उनको ये सब चीज़ उस समय पे मिलता था, और जो संपत्ति बचा वो खुद रख लेते थे अपने पास, ठीक है। ऐसा इस समय उस समय पे चलता रहता था। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. और जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता था, उस पैसे का ये लोग क्या करवाते थे पता है? यज्ञ करवाते थे। यज्ञ मतलब हवन कुंड करवाते थे। और हवन कुंड में बेसिकली भगवान को याद किया जाता है, भगवान के लिए हम लोग करवाते हैं ना, हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया। वहाँ पे ये लोग अलग अलग प्रकार का सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया बलिदान भी देते थे जानवरों का, मतलब जानवरों का, हर जानवर का नहीं। उस समय पे भी जानवरों का, मतलब जानवर कौन सा जानवर को बलिदान देना है नहीं देना उसका भी पता होता था उन लोगों को उस समय पे। समझ आ रही है बात? तो उस समय पे वो लोग पूजा पाठ में भी यकीन बहुत ज़्यादा करते थे, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए भगवान के पूजा पाठ करने के लिए वो लोग खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते थे। और वो चीज़ आज भी हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में भी जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमारे घर से बहुत पैसा खर्च होता है। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, बहुत पैसा खर्च होने वाला है, फिर दिवाली आएगा, फिर अगले हाथ छठ आ जाएगा,
तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये चीज़ पहले भी था, आज भी है, बस सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो जो हवन होता था, यज्ञ होता था, उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता था, घी का, अनाज का, जानवर का, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का जरूरत पड़ रहा है। अब सवाल है कि ये सब फ्री में थोड़ी आता होगा, पैसा लगता होगा उसके लिए, तो वो पैसा वहाँ पे खर्चा होता था। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा जानवर के बारे में, घोड़ों के बारे में और रथ के बारे में, पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ये हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।